अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जहां पर सैकड़ों की तादाद में कंपनीज मौजूद हैं, तो उसमें से बेहतरीन शेयर्स के इंतखाब के लिए मेरी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली क्या होती है। याद रखिएगा कि इस वीडियो में जो मैं हिकमत अमली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरी, ये इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जहन में रखकर स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए या उसके शेयर खरीदने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और वो आपकी समझ में होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर के अंदर काम कर रही है, इसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इसकी मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसकी डिमांड क्या है, और इस कंपनी के बिज़नेस की नेचर क्या है। इस कंपनी की एक्सपोर्ट्स किस किस तरह की हैं, कितनी ज़्यादा ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, या इसको अपने रॉ मटेरियल में कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चूँकि इंपोर्ट्स मोस्टली डॉलर्स में हो रही होती हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो करेंसी की फ्लक्चुएशंस हैं उसको भी मद्देनज़र रखें। और अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो एक्सपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसको जहन में रखना चाहिए। प्लस पोटेंशियली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो होती हैं, वो अगर करेंसी फ्लक्चुएशन है पाकिस्तानी रुपी की वर्सेस अदर करेंसीज, तो उसका एक हद तक फ़ायदा भी उठा रही होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जहन में रखनी होती हैं। और बिज़नेस मॉडल से ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो कंपनी जिस तरह का बिज़नेस कर रही है, उसकी फ्यूचर में पोटेंशियल डिमांड क्या है। और उसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें ख़ास तौर पर जो डायरेक्टर की रिव्यू रिपोर्ट होती है, या जो डायरेक्टर्स की तरफ से वहाँ पे इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें कंपनी अपने फ्यूचर के जो उनके एक्सपेंशंस के प्लान्स होते हैं, या उनकी जो ग्रोथ की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, या इसके अलावा मार्केट की जो डायनामिक्स हैं उसको जो वो कंपनी के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रही हैं, या जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कंपनी कैसे अवेल कर रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ कंपनी के बिज़नेस को या मार्केट डिमांड को और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल जनरली जो न्यूज़ आपको मीडिया के ऊपर नज़र आए, ऑथेंटिक न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर आपको आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी कंपनी या किसी सेक्टर के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको आगाही हो, और ये आपको आइडिया हो कि इसकी बेसिस पे कंपनी के ऊपर किस तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है पोटेंशियली। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट हिकमत अमली या एक अप्रोच होती है मेरी किसी भी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदने के लिए, उसमें यह है कि कंपनी की सेल्स और जो अर्निंग्स हैं वो हिस्टोरिकली कैसे ग्रो कर रही हैं। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी का बिज़नेस ऐसा हो कि उसकी सेल्स या तो ग्रो कर रही हों, या एटलीस्ट अगर वो मेच्योरिटी स्टेज पर भी आ चुकी हैं, तो उसको कम से कम वो मेंटेन रख पा रहे हों। और इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी कंपनी की सेल्स बढ़ भी रही हैं या कम हो रही हैं, या एटलीस्ट अपनी स्टेबिलिटी पे हैं, इन एनी केस उसकी अर्निंग के ऊपर वो किस तरह इम्पैक्ट कर रही हैं। यानी कि उसकी जो इनकम स्टेटमेंट या जिसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें जो टॉप लाइन और जो बॉटम लाइन होती है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी अपनी सेल्स में कैसे ग्रोथ ला रही है, और उस सेल्स की बेसिस पे उसकी अर्निंग कैसे ग्रो हो रही हैं। क्या कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है या कम हो रही है, और कंपनी की जो अदर इनकम्स हैं या जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर कंपनी किस तरह से अपने बेहतर तौर पर उसको मैनेज कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले। और उस कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है और साथ साथ जो इसका हिस्टोरिकल डेटा है पिछले 4-5 सालों का, और इवन के क्वार्टरली बेसिस पे भी जो रीसेंट डेटा है, इस सब को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बेहतर तौर पे कंपनी का इंतखाब कर सकें। जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो, या सेक्टर्स जो उस सेक्टर के अंदर जो दीगर कंपनी है उसके साथ कंपैरिजन में शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाना है। कोई स्टॉक इस वक्त मार्केट के अंदर फेयर प्राइस पे मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है, या ओवर प्राइस्ड है। इस चीज़ का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इन जनरल भी आप मार्केट में जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि अगर आपने वो बेचने के लिए लेनी है, तो आपको एक अच्छी प्राइस पे मिले, सस्ती मिले, ताकि उसको आप जब फ्यूचर में सेल करने लगें तो आसानी से एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप सेल कर पाएँ। तो यही आज स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है कि जब आप कोई भी स्टॉक खरीदने लगते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ऐसी प्राइस पे ले रहे हो जहाँ पर
आपको इन द नियर फ्यूचर और इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट हो। अगर आप किसी शेयर को उसकी ऐसी पीक प्राइस पे उठा लेते हैं जहाँ पर उसके बाद उसकी जो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा प्रॉफिट के अंदर जाने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि दोबारा वो उस जो एक सैचुरेटेड पॉइंट था, ये जो एक पीक पॉइंट था, उस तक वो प्राइस पहुंच ही ना सके। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू बुक रेशो, ये ऐसी रेशोज़ होती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं ये अंदाज़ा लगाने में कि इसकी जो प्राइस है वो कंपेयर टू द अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक कितनी ज़्यादा जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्टर वाइज प्राइस टू अर्निंग रेशोज़ डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेक्टर ऐसा हो सकता है, लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में मे बी के चूँकि उसमें ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ज़्यादा, तो ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पर जो प्राइस है किसी शेयर की वो बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू इट्स अर्निंग। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें उसी सेक्टर की दीगर जो कंपनीज़ हैं, तो दैट विल बी जस्टिफाइबल। लेकिन एक और शेयर किसी और सेक्टर में से अगर आप उठाते हैं, तो उस केस में ये पॉसिबल है कि उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल उस सेक्टर की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो ऑलरेडी उस प्राइस से भी कम है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्टर की एवरेज देखें कि उस सेक्टर की एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, और जिस शेयर को आप उठाने जा रहे हैं उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो उस एवरेज से कम है या ज़्यादा है। तो आइडियली सेक्टर की एवरेज से अगर कम पे आपको कोई शेयर मिल रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ गुड प्राइस। उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी सॉल्वेंसी रेशोज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सॉल्वेंसी रेशोज़ आपको ये बताती हैं कि कंपनी किस हद तक डेट्स के ऊपर यानी कि कर्ज़े के ऊपर इन्हिसार कर रही है, और ये कंपनी किस तरह अपने कर्ज़ों को फ्यूचर में अदा करने की पोजीशन में है, और इसकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है उसको आप कैसे मेजर कर रहे हैं बेस्ड ऑन इस डेट डेटा। तो इसमें डेट टू इक्विटी रेशो और डेट टू एसेट रेशोज़ यानी कि इस तरह की गियरिंग रेशोज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेट टू इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो वो आपको ये बताती है कि इस कंपनी के जो ओवरऑल डेट्स हैं, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं इसकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी से, तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इन जनरल डेट टू इक्विटी रेशो जितनी कम होगी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ये भी अगेन सेक्टर वाइज वेरी करता है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स के अंदर कंपनीज ऐसे होती हैं, जैसे जो कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डेट्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। इसलिए आप जब भी डेट टू इक्विटी रेशो को देखें तो उसको उस सेक्टर की दीगर कंपनी के साथ कंपेयर करके तभी कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कुछ कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उसमें उनका ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस कम है और ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा है, तो उसमें मे बी कि उनको इतना ज़्यादा डेट ना चाहिए हो, तो उस केस में वहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी शेयर खरीद रहे हैं तो उस सेक्टर की जो दीगर कंपनीज़ हैं उसके कंपैरिजन में आप इंसॉल्वेंसी रेशोज़ को मेजर करें। इसी तरह डेट टू एसेट रेशो को भी आप देख सकते हैं, और वो भी आपको बताएगी कि इस कंपनी के जो एसेट्स हैं उसके मुकाबले में इसकी जो डेट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। और साथ-साथ आप इंसॉल्वेंसी रेशोज़ के अलावा भी कंपनी की ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज रेशो को भी आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको कवर करने के लिए किस हद तक इसके पास कवरेज मौजूद है। और आपको ये भी पता चलता है कि कंपनी के पास जो कैश है वो किस हद तक है, और इसकी जो करंट रेशो होती है कंपनी की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको बताती है कि इस कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं कंपेयर टू इट्स करंट लायबिलिटीज़ उसकी क्या रेशो बन रही है। तो इस तरह की बहुत सी और रेशोज़ होती हैं जो कि आप अगर देखते हैं तो कंपनी की ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में आपको बेहतर तौर पे विजिबिलिटी मिलती है और अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। अगली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते वक्त मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है वो ये है कि उस कंपनी की जो डिविडेंड या बोनस पे आउट है उसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि कंपनीज़ के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल गेन के साथ साथ जो डिविडेंड पे आउट्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी किस हद तक डिविडेंड्स पे कर रही है और कितना रेगुलरली पे कर रही है, इसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है, और इसकी रिटेंशन रेशो क्या है, पेमेंट जो कर रही है ये उसकी रेशो क्या है, कितना पैसा ये अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है, और कितना पैसा है जो कि ये रिटेन कर रही है। ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना सारा पैसा डिविडेंड की मद में दे रही है तो एक लिहाज से तो आपको ये मुतासर कौन लगेगा कि आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन इसमें ये भी है कि इसका मतलब ये होगा कि कंपनी अपनी जो एक्सपेंशन है या जो अपनी फ्यूचर ग्रोथ है उसके ऊपर कम पैसा लगा रही है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को आपने देखना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी
कि अगर अर्निंग्स रेगुलरली इंप्रूव हो रही हैं तो उसकी पे आउट्स भी इंप्रूव होने चाहिए, और पे आउट्स अगर रेगुलर आ रहे हैं तो ये आपकी एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाती है, अदर देन द पोटेंशियल कैपिटल गेन। तो ये थी आज की ये वीडियो जिसमें मैंने कुछ बेसिक जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस किया, जो कि मैं यूज़ करता हूँ शेयर्स को सेलेक्ट करते हुए। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी शेयर को ख़रीदते वक्त जो देखी जाती हैं, उसकी कैपिटल गेन के हवाले से भी। प्लस अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो उस केस में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आपका क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इन जनरल कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर किए गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।